नमस्कार दोस्तों। और बताइए, मार्केट में तो पूरी तरह गिरावट आ चुकी है। देख पा रहे हो आप। हाँ, पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमेशन देना चाहता हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बताता हूँ वो केवल नॉलेज पर्पस से बताता हूँ, ना कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसमें आप जाइए और इसमें निकलिए। अगर आपको अपने रिस्क है, अपने पर विश्वास है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये मैं नॉलेज पर्पस दे रहा हूँ, किसी को मैं फोर्सफुली फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें एंट्री लीजिए और यहाँ टारगेट लीजिए और इतना स्टॉप लॉस लगाइए। आपको जो करना है अपना मन से, मैं ये नॉलेज के पार्ट से आप लोग को बता रहा हूँ, ना कि मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। तो इसलिए आप इसको नॉलेज के भाव से ही देखिएगा, ना कि कंफर्म टेक्निकल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये मेरी डिस्क्लेमेशन है कि मैं नॉलेज के व्यू से मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, इसलिए कौन नॉलेज के व्यू से देखिए। देखिए, चलिए शुरू करते हैं लाल स्टॉक ट्रेडर्स में। आप सभी को स्वागत है। निफ्टी निफ्टी आप देख पा रहे होंगे। निफ्टी में जो सिस्टम बना है, एक मिनट तो इसको छोटा कर लिया जाए। बेहतर। ये देख पा रहे हो कि पहले मैंने पिछले स्विंग को इसको बताया था आप लोग को। ये पिछला स्विंग था जहाँ इसने सपोर्ट लिया था। जब ऊपर जाए तो पिछले स्विंग में सपोर्ट लिया था, सपोर्ट सक्सेस नहीं हुआ, तोड़ दिया। मैंने बोला भी था आप लोग को कि जब तक किसी भी टाइम फ्रेम में 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर सस्टेन करे तभी आपको ट्रेड है। जैसे ये देखिए, ये इसके ऊपर 1 घंटे सस्टेन नहीं किया, इसके नीचे 1 घंटे सस्टेन किया, तो आप यहाँ पर ट्रेड एक्यूट कर सकते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। इसके नीचे आप ट्रेड एक्यूट कर सकते थे, आपको प्रॉफिट दिया है इस एरिया के नीचे। इस जब तक इस घंटे के एरिया को ना निकाले आप लोग ट्रेड ना करें। इस घंटे के ऊपर जाते समय भी ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जाते समय ये एरिया भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यही घंटे का पिछला लो है। ठीक है, इस एरिया पर रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। यहाँ से भी जाकर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ऊपर जाना होगा तो जब तक इस एरिया को ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मैं 23,800 को ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, आप लोग बाई के लिए सोचिएगा मत। फिलहाल तो बाई के लिए सोच रहे हैं, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि पिछला स्विंग इसने काट दिया है, इस एरिया को इसने क्रॉस कर दिया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड पोजिशन में आ चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्या कर रहा है मार्केट, उसके बाद ही ट्रेड अपना एक्सिक्यूट कीजिएगा। चलिए आगे इसमें बात करते हैं। इसका टारगेट जो है नीचे का, ये 23,270 तक, 200 तक जा सकता है नीचे। और ऊपर जब तक इस एरिया के ऊपर सस्टेन ना करे, एरिया है 24,070, मान लीजिए 60-70 जो भी एरिया है हाई इसका, इसके ऊपर जब तक ना जाए तब तक आप सोचिएगा मत कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी तो फुल्ली डाउन ट्रेंड में है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोग के लिए। बाय के लिए भी अभी जो भी आप सिस्टम अभी काम कर रहा है, राइज ऑन सेल काम कर रहा है, ऊपर जैसे ही जा रहा है सेलिंग मिलेगा, ऊपर जब भी जाएगा सेलिंग जाएगा। अभी इसका टारगेट अधूरा है, टारगेट इसका यहाँ तक है, तो टारगेट दे सकता है, हो सकता है कि ऐसा करे। आज कुछ स्टॉक मैंने आप लोग के लिए, आज संडे है तो संडे के दिन कुछ स्टॉक हैं जो अपने सपोर्ट लाइन पे है, आप लोग उसको वॉच लिस्ट में आप अपने रख सकते हैं। वॉच लिस्ट में रख के इसको आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। आगे चल के हो सकता है ये ऊपर जाने के लिए तैयारी करे। ठीक है, कुछ स्टॉक हैं जिसको जो सपोर्ट अपने सपोर्ट एरिया पाए हुए हैं, अगर मार्केट बुल होता है तो ये लोग पहले जाएंगे, क्योंकि लोग अपने सपोर्ट एरिया पाए हुए हैं। तो पहला स्टॉक है औरो फार्मा। औरो फार्मा देख लीजिएगा, और जो भी देखना है वो देख लीजिएगा। डिस्क्लेमेशन है कि ये नॉलेज पर्पस से मैं आप लोग बता रहा हूँ, ना कि कंफर्मेशन है, और आप अपने रिस्क पर ही इसमें ट्रेड कीजिएगा। मैं केवल टेक्निकल बता सकता हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो कि नहीं हो वो तो चार्ट के ऊपर निर्भर करता है, फंडामेंटल के ऊपर निर्भर करता है, सब चीज़ के ऊपर नहीं निर्भर करता है। जैसे औरो फार्मा हो गया, ये अपने पिछले सपोर्ट पे है, हो सकता है बाउंस बैक ले। एचडीएफसी बैंक हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग, ये भी सपोर्ट एरिया पर अपने आया हुआ है। इसका ये सपोर्ट यहाँ तक भी आ सकता है, 1735 तक। देखिए मैं लाइन खींच के रखा हुआ हूँ, कहाँ तक कैसे जाएगा। और आईसीआईसी बैंक भी अपने सपोर्ट एरिया पे है, चेक कर लीजिएगा।
GICSR, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GICRE, इसने अपने को ब्रेकआउट दिया है। ये 7 साल का ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक आप वाच लिस्ट में लगेगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ से 13% ऊपर चला गया है। तो 13% का हम एसएल तो बना के रखेंगे नहीं, तो थोड़ा इसको रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। ये थोड़ा नीचे है, इसको अपने वाच लिस्ट में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये 7 साल का ब्रेकआउट दिया है। तो 7 साल का ब्रेकआउट दिया है, तो ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दे, यहाँ तक दे, यहाँ तक दे, जहाँ तक दे। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अभी ये रिस्क मैनेजमेंट में नहीं है, अभी मेरे रिस्क से बहुत ऊपर चल गया, मैं तो इसमें रिस्क ले ही नहीं सकता जब तक ये कैंडल के 50% रिटेस्ट ना करे, या फिर यहाँ तक ना आए, या फिर इस सपोर्ट तक ना आए। इसके ऊपर निकाल तो मैं इतना बड़ा एसएल नहीं, एसएल क्योंकि इस कैंडल का लो ही रहेगा। अगर अवली टाइम फ्रेम पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यही एसएल रहेगा। ठीक है, तो इसको पहले रिट्रेस होने दीजिए। एक सज्जन पुरुष थे जिन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में बीएससी के बारे में पूछा था कि बीएससी के क्या परफॉर्मेंस है, क्या कर सकते हैं बीएससी में। तो मैं उन सज्जन पुरुष को बताना चाहता हूँ, उन्होंने बोला था कि बीएससी पर थोड़ा सा वीडियो दिखा दीजिएगा। तो बीएससी अभी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। इसका जो पिछला स्विंग है वो है 4001, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, 4021 मैंने 4000 इसका पिछला स्विंग है, 4000 इसका पिछला स्विंग है। तो आपको अगर एंट्री लेना है तो इतना बड़ा एसएल आप क्या एडजस्ट कर पाएंगे? अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो स्विंग के लिए तो फिर दूसरा सिस्टम हो जाएगा। क्या आप इतना बड़ा एसएल सस्टेन कर पाएंगे? 5500, 4000, कितना बड़ा एसएल हो गया, 30% इतना बड़ा तो एसएल कोई सस्टेन नहीं कर पाता है। तो आप जो भी सज्जन है, सुनील कुमार शायद नाम है उनका, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद सुनील कुमार ही नाम है। तो आप एक बार रीटेस्ट का वेट कीजिए कि ये नीचे है, रीटेस्ट करें, फिर ऊपर की तरफ जाए तो फिर इसमें आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, बीएससी में आप ट्रेड उस समय लीजिएगा जब ये एक बार यहाँ से नीचे है, नीचे यहाँ पे इस एरिया तक आए, इस एरिया तक आए, यहाँ तक है, यहाँ तक भी आ सकता है, तब आप इसमें पैसा डालिएगा। यहाँ तक है कुछ पैसा, यहाँ तक कुछ पैसा, यहाँ तक फाइनल पैसा डाल दीजिए, तभी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, बहुत बहुत ऊपर गया है। बीएससी हमको याद आ रहा है, बीएससी में मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसमें मेरा इसमें है कुछ, इधर कहीं ट्रेड लिया था, अभी तक बैठा हुआ हूँ लेकिन कुछ प्रॉफिट में निकाल चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं। देखिए कुछ स्टॉक हैं, अभी मार्केट पूरी तरह राइज एंड सेल है, तो हम लोग जो भी मजबूत स्टॉक हैं जिसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, आगे चल के वो ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो मैं उस स्टॉक को आप लोग को बताना चाहता हूँ, नॉलेज देना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक है जिसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे एंजल वन है, एंजल वन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास बैठा हुआ है, हायर हाई स्विंग बना रहा है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से हायर हाई स्विंग बना रहा है, चांसेस है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो आप इसमें ट्रेड वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में एंजल वन को रख सकते हैं। औरो फार्मा तो मैं बता ही दिया, औरो फार्मा को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आज वॉच लिस्ट में जो जो स्टॉक है आप लोग नोट कर लीजिए, ये वॉच लिस्ट में आप लोग स्टॉक रख सकते हैं, क्योंकि पीछे सपोर्ट पे आया हुआ है। बजाज ऑटो को रख सकते हैं, उसके बाद बेल को रख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए कौन कौन से स्टॉक को रख सकते हैं। उसके बाद भारत भारतीय एयरटेल को भी रख सकते हैं, हायर स्विंग बना रहा है। ठीक है, भारतीय एयरटेल को रख सकते हैं। डीएलएफ, डीएलएफ भी बहुत बड़ी जगह पर है, डीएलएफ को रख सकते हैं। ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो आगे चल के बताऊंगा, अब इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। टेक्निकल जब तक बनाएगा नहीं तब तक हम लोग ट्रेड इसमें एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप डीएलएफ को रख सकते हैं। हुडको, एचएसजी एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, हुडको को रख सकते हैं। जिंदल तो था ही, जिंदल अभी भी है क्योंकि पिछला लो अभी नहीं काट रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को रख सकते हैं। ये सारे जो स्टॉक है वो एफएनओ और निफ्टी 50 के स्टॉक हैं। उसका जेएसडब्ल्यू एनर्जी को रख सकते हैं क्योंकि ये भी सपोर्ट पे चल रहा है। एलआईसी, एलआईसी बहुत बढ़िया जगह पे है, ये भी बहुत बढ़िया पे सपोर्ट किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद अभी सपोर्ट पे है। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, एलआईसी हो गया ये लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसमें भी आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।
850 के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम पर 850 के नीचे ये काट दे रहा है, उसके बाद दूसरा दिन उसके नीचे जा रहा है, तो फिर इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट से बाहर कर देंगे। मारिको भी बहुत बड़ी जगह पर है। मारिको देख पाया 3 साल का ब्रेक दे के कंसोलिडेट कर रहा है। वॉच लिस्ट में इसको भी रख सकते हैं। अभी वॉच लिस्ट में क्यों रखना है, ट्रेड किसी में नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन फेज में चल रहा है, तो डाउन फेज में हम लोग ट्रेड थोड़ा इग्नोर ही करें तो बेहतर है डाउन ट्रेड में। एसआरएफ को भी चेक कर सकते हैं। एसआरएफ भी बहुत बड़ी जगह पर है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में एसआरएफ है। देख पा रहे हो आप लोग, ये देख रहे हैं ना, कंसोलिडेशन फेज में एसआरएफ है। डे टाइम पे देखिएगा तो बड़े टाइम के फ्रेम पे कंसोलिडेशन रेंज में बैठा हुआ है, अपने सपोर्ट पर आया हुआ है। यहाँ से इस एरिया से अगर ऊपर सस्टेन करता है 2400 के ऊपर, तो आप इसमें ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन 2400 तक आपको वेट करना पड़ेगा। टाइटन है बहुत बड़ी जगह पर, आप लोग वेट कर सकते हैं टाइटन क्या कर रहा है उसके बाद, क्योंकि ये भी सपोर्ट एरिया पर आया हुआ है। और 1 2 3 4 बढ़िया बढ़िया बनाया हुआ है, अच्छा जाने के लिए चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। टाइटन सबसे बढ़िया हमको देखने में लग रहा है, टाइटन भी बहुत बड़ी जगह पर है। मार्केट थोड़ा सा बियरिश है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग संभल के ही काम कीजिएगा। अतुल अतुल अपने एरिया से गिर चुका है, इसको थोड़ा सा मैं इसको इस सेक्टर से बाहर करूंगा अभी। अतुल मेरे वॉच लिस्ट में था जरूर, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए इसको मैं बाहर करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये अपने पिछले कंसोलिडेशन को तोड़कर फिर लो का तोड़ दिया है, तो ये मेरे थोड़े एरिया से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद अशोक लीलैंड के बारे में हम बात किए भी थे। ये सब परफेक्ट सपोर्ट एरिया पर है, तो पिछले स्विंग को निकालने के बाद पिछले सपोर्ट पर आया हुआ है। तो देखा जाए क्या करते हैं, ये सब वॉच लिस्ट में जरूर रख लीजिएगा। हाँ, बहुत मेहनत लगता है यार ये सब करने में, थोड़ा सा जरूर देखिए और प्रोत्साहन दीजिए कि सही जा रही है। क्या कहूँ यार जब से मैं मेरा फ्रेंड में फोन भी किया था कि यार तू जब से यूट्यूब बनाना शुरू किया तब से मार्केट गिर ही जा रहा है, उससे क्या मतलब है। टेक्निकल काम करेगा तो मेरा पोजीशन होगा, नहीं टेक्निकल काम करेगा तो नहीं होगा। आएगा समय हम लोग का भी, समय आएगा जरूर। मेरा दोस्त था बाहर का, प्रशांत पांडे उसका नाम है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग देख रहे हैं एयरफोर्स में है वो। तो मैं कहा चलो ठीक है यार, थैंक्स यार, आज बात भी नहीं हुई, थोड़ा बाहर हम गए हुए थे, अच्छा लगा बात करके बहुत दिनों बाद। तो एनएमडीसी को भी अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्रेक दिया है। आप लोग वीकली टाइम पर चेक कीजिएगा तो देखिए ये 12 साल का ब्रेकआउट दिया है। 12 साल के ब्रेकआउट देखा, कंसोलिडेशन फेस करने का 12 साल के बाद ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये ऊपर जाने की सोच रहा है। इसका सोच कंप्लीट हो तो हम लोग इसमें ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है, एनएमडीसी में। तो इसका एरिया ये है 227 के ऊपर, कॉन्फिडेंसली 227 के ऊपर जाता है तो हम इसमें ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। उसके पहले इसमें ट्रेडिंग नहीं है, इसको वॉच लिस्ट में आप लोग रख सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ सपोर्ट मिक्स बी एम एल है, बी एम एल अपने पिछले स्विंग को तोड़ के नीचे आ रहा है, इसको नीचे आने दीजिए। सीजी पावर है, ये सब निफ्टी 500 की स्टॉक है। मैं केवल नॉलेज के लिए आप लोग बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कब करना है कैसे करना है। डाटा पैटर्न भी है, हेलो डाटा पैटर्न। आज संडे है, तो मैं कुछ जो वन वन वीक का ये सब स्टॉक है, 1 वीक में क्या कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। दीपक फर्टिलाइजर अगले 1 वीक में इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करके ट्रेड बताऊंगा। दीपक फर्टिलाइजर्स है, ये भी अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। देवयानी था, देवयानी में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, देवयानी भी है। मैं तो इसमें ट्रेड लेने का सोचूंगा, आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट से ही ट्रेड लीजिएगा, कहाँ ट्रेड लेना है कैसे ट्रेड लेना है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को अपना रिस्क रहेगा। मैं नॉलेज पर्पज से बताता हूँ, आपको लेना हो नहीं लेना हो ये कोई फोर्सफुली मैं फोर्स नहीं करता हूँ, ना मैं किसी से चार्ज लेता हूँ ये बताने के लिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोग को नॉलेज दे रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ ये सब होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पैटर्न के ऊपर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, उसका 5 स्टार जिसमें मैं एंट्री किया हुआ था, अभी जस्ट मैं इसमें निकल चुका हूँ, अभी ऊपर चला गया है, इसको छोड़ दिया जाए। IFBIN ये भी ब्रेक करके अभी कंसोलिडेट कर रहा है, चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाएगा। कब जाएगा कैसे जाएगा पूरे वीक हम लोग चेक करेंगे, अगर मार्केट कुछ बुलिश हुआ तो। हाँ, इंडिया सीमेंट और 17 साल का ब्रेकआउट करने के बाद अपने सपोर्ट एरिया पर आया हुआ है, चांसेस यहाँ से ऊपर जाए।
एम तार, ये भी अपने सपोर्ट एरिया पे है। बड़े टाइम फ्रेम पर आप लोग देख पा रहे होंगे एम तार, देख रहे हैं सपोर्ट एरिया पे हुआ है एम तार। तो मैं इसमें कहाँ एंट्री, इन सब इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, एम तार वह इन्वेस्टमेंट के लिए है, स्विंग के लिए नहीं है। स्विंग तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्विंग के लिए होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बहुत परफेक्ट स्टॉक है। अपने बड़े टाइम फ्रेम पर अपना अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर खोला जाए तो अपना पिछला स्विंग मेंटेन किए हुए है बड़े टाइम फ्रेम पे, देख पा रहे हैं आप लोग। बड़े टाइम फ्रेम पर 1 2 3 4 एलियट वेब थ्योरी कहा जाता है इसको। इसको अगर आप लोग को जानना हो तो आगे चल के मैं बताऊंगा एलियट वेब थ्योरी क्या होता है। नावा, पावर इंडिया, हिटैची, ये भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा नहीं सॉरी, नावा का हाँ हिटैची, पावर इंडिया अच्छी जगह पर है। पावर इंडिया ये भी अच्छा जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो इसमें अभी एंट्री के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, ये सब आप लोग वॉच लिस्ट में रख लीजिए। हो सकता है ये सब ऊपर की तरफ रवाना हो, सब सपोर्ट एरिया पर, ब्रेक एरिया पर नहीं, सपोर्ट एरिया पर सारे सपोर्ट स्टॉप, ये भी सपोर्ट एरिया पे है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। देख रहे हैं 9 साल का ब्रेक दिया है, सपोर्ट पे आया हुआ है। 9 साल का ब्रेक देने को सपोर्ट। मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा सा संभल कर ही ट्रेड करें। ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, सारे ट्रेड थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें, थोड़ा संभल कर तो बेहतर रहेगा। घबराए नहीं, मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे होता है, पैनिक ना हो। पैनिक होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैरको सीराम प्रॉपर्टीज था, और वैरको वैरको थोड़ा ऊपर निकल गया इसको। ये सब सारे स्टॉक है, आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे इस वीक में क्या करता है उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। और कुछ ब्रेकआउट नियर है, मतलब ब्रेक करने के पोजीशन में है, जिसमें आवास फाइनेंस है, पेंसिल लिमिटेड है, सपोर्ट के बाद ब्रेक करेगा। उसके बाद ग्रेफाइट इंडिया है, 670 630 के ऊपर ही कुछ इसमें सोचना है आप लोग को। हेज हेज ब्रेकआउट दे दिया है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, आया अपने एरिया पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 एरिया है, कहीं पे है तो इसमें आप लोग ब्रेक के बाद एंट्री ले सकते हैं। मैजडॉक, मैजडॉक भी बहुत बढ़िया जगह पर है, मैजडॉक बुल अच्छी जगह पर है, नीचे है। उसके बाद ये सब सारे स्टॉक इस वीक में क्या कर रहे हैं उस अनुसार हम लोग को ट्रेड लेना है, ना कि हम लोग को हबड़ा का ट्रेड लेना है। कोई भी ट्रेड जो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ वो कल के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, टोटल वीकली इस वीक में हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। हो सकता है अपने सपोर्ट पर आए, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। ग्रेनुअल्स हो गया, जुबलिया हो गया, ये भी 6 साल का ब्रेक करके सपोर्ट एरिया पे आया हुआ है। कंसोलिडेशन फेज में ये निकाले तो आपको इसमें एंट्री हो सकता है मेरा। अपोलो देख रहे हैं कंसोलिडेशन फेज में है, इस एरिया को निकाले तो ब्रेकआउट होगा 664 के ऊपर ही अपोलो टायर्स का कुछ सिस्टम बनेगा। उसके बाद अशोका बिल्डिंग तो मैं यहीं पे एंट्री का सोच रहा था, नहीं ले पाया और निकल गया पूरा। तो थोड़ा रिटेस्ट होने दीजिए उसके बाद, क्योंकि ये भी 6 साल का ब्रेक देकर कंसोलिडेशन किया, उसका ब्रेक दिया है कि इस तरफ ब्रेक देगा तो मैं तो एंट्री लूँगा, रेजिस्टेंस पर है, सपोर्ट पाया। उसके बाद में से ब्रेक बैंक इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सपोर्ट पाने के लिए आ रहा है, ऊपर गया है, नीचे आया है। 13 साल का भी ब्रेक अभी तक सस्टेन कर रहा है अपना पिछला स्विंग सस्टेन कर रहा है। तो ये भी सब वीकली है, सब वीकली पे क्या कर रहा है उसके बाद आप लोगों को ट्रेड लेना है। चंबल फर्टिलाइजर बहुत दिन से परेशान किए हुए हैं, चंबल फर्टिलाइजर बहुत दिनों से, देखिए क्या करता है। ये सब सारे जितने स्टॉक हैं, ये मेरा सिस्टम है कि इस वीक में ये सब क्या कर रहा है। साइनेट है, उसके बाद आइसर आइसर मोटर भी कंसोलिडेशन फेज में है। आप लोग इस वॉच लिस्ट को नोट कर लीजिएगा भाई, नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं फिर वॉच लिस्ट दिखाऊंगा नहीं। आप लोग अपने पुश करके मेरे पास साइड में लिखा हुआ है, देख कर भी नोट कर सकते हैं। मारिको है, पीरामल इंटरप्राइजेज, देखिए आप लोग से मैं बोला था कि इस एरिया पर आएगा तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर पिछला हाई निकाला तो नहीं निकाला, अभी तो गिर ही रहा है, गिरने दीजिए, यहाँ तक चांस है 993 95 तक चांस है इसमें ट्रेड का। उसके बाद इसमें कोई चांस नहीं है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, लास्ट यही है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जब फेज ये बनेगा कि अगर ये कहीं से भी ऊपर जाने के लिए सोच रहा है तो आप लोग सिंगल कैंडल पर ट्रेड बिल्कुल ना ले। अभी के पोजीशन में कोई भी अगर ट्रेड आपको लेना है तो वो डेली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट करे, कम से कम 3 से 4 दिन, उसके बाद उसके ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, तभी आप ट्रेड एक्सिक्यूट कीजिए। ये नहीं कि सिंगल कैंडल में कोई बुलिश कैंडल बना दिया आप एंट्री ले लिए तो आपको फंसाएगा।
बुरी तरह फंसाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत पैनिकता से गिर रहा है। इससे गिरने के बाद सिंगल कैंडल आप लोग को ऊपर ही ले जाएगा। ठीक है, तो इसमें आदमी लोग की जरूरत है। आदमी लोग समझते हैं जैसे कंसोलिडेशन, इसमें 4-5 आदमी की जरूरत है उस पत्थर को लेकर ऊपर जाने के लिए। अगर सिंगल एक आदमी पत्थर को लेकर ऊपर नहीं जा सकता है। एक आदमी पत्थर को लेकर नीचे से गिरा सकता है जरूर, लेकिन ऊपर लेकर नहीं जा सकता। उसके लिए 4-5 आदमी चाहिए, वेट है भी। इसलिए 4-5 दिन कंसोलिडेशन करने का वेट जरूर कीजिएगा, तभी आप उसमें ट्रेड एक्सिक्यूट कीजिएगा। उसके पहले कोई एक्सक्यूशन है, पीएफसी है, क्योंकि जो भी पैनिकता में गिर रहा है आप लोग का, तो इसमें सिंगल कैंडल पर आप लोग ट्रेड तो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, सीएससी मैं आगे चल के बताऊंगा वीकली पे कौन कौन से स्टॉक बेहतर है ऊपर जाने के लिए। अभी तो कोई स्टॉक सही नहीं दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक भी अपने सपोर्ट एरिया पर आया हुआ है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही अगर जाएगा घंटे का, तभी इसमें कुछ एक्सक्यूशन है। आईसीआईसी बैंक भी अपना बहुत बड़ी जगह पर है। आईसीआईसी बैंक तो नीचे तक भी आ सकता है। आईसीआईसी बैंक को थोड़ा सा वेट करना होगा, ये ऊपर ही है। इपिका लैब भी बहुत बढ़िया जगह पर है। इपिका लैब को अगर अपने हाई को निकालता है, हाई इसका क्या है 1616 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे अभी जिस जगह पे है, यहाँ कंसोलिडेशन करना चाहिए कम से कम 3-4 दिन, तभी ऊपर जाने के लिए सोचेगा, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। उसके बाद सन फार्मास्यूटिकल, फार्मा सेक्टर लग रहा है कि बेहतरीन काम करेंगे यार। फार्मा सेक्टर में जैसे आप लोग याद होगा कि कोविड के बाद अगर सबसे पहले कोई सेक्टर चला था तो फार्मा सेक्टर ही चला था, शायद हमको याद नहीं है। आप लोग को अगर याद होगा तो कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। उसी तरह जब मार्केट गिरता है तो हम लोग सबसे पहले फार्मा सेक्टर ही बुल रन करते हैं। तो अगर फार्मा सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर फार्मा सेक्टर अगर ऊपर जाओ तो फार्मा सेक्टर पहले ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो भी हम जैसे इप्का लैब देखे, सन फार्मा देखे, उसके बाद और एक दो देखे। आइए कुछ हम लोग बात करते हैं आज, जैसे गिरने की परिस्थिति में कुछ इंट्राडे ट्रेड अगर हम लोग को लेना होगा तो हम लोग किस किस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आईओसी हुआ, इसमें आप लोग सेल कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। आईओसी में इंट्राडे बेसिस पे आप लोग, मैं सेल करना पसंद करूंगा। इसमें इसमें सेल करना पसंद करूंगा। ये एरिया आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक 140 पर मैं सेलिंग का सोचूंगा। ठीक है, 140 पर अगर स्टॉक आ रहा है तो मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा। दो एरिया 140 है और फिर से 140 बेहतरीन है, यहाँ पर भी कुछ करता तब सेल करता है। आईओसी है सेलिंग के लिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। टारगेट 135, यहाँ से अगर सेल करते हैं 139 135 टारगेट है। इंट्राडे में ज्यादा हम लोग टारगेट देंगे, स्विंग के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए सेल करने के लिए। ट्रेंड ट्रेंड हो गया, ट्रेंड ब्रेकडाउन किया हुआ है अपने पिछले लो को, देख पा रहे हैं आप लोग। पिछले लो को ब्रेकडाउन किया हुआ है, बड़ी सी कैंडल बनाया है एक साथ, 1 2 3 4 5 बहुत सारे कैंडलों को इनगल्फ कर दिया है, बहुत सारे कैंडलों को। चांसेस है कल यहाँ से फिर मार्केट और नीचे की तरफ प्रस्थान करे। तो आईओसी हो गया, ट्रेंड हो गया, ये कल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये कल के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्राडे के लिए आप लोग के लिए ये स्टॉक है कोरोमंडल, शायद है कोरोमंडल, क्रम्पटन एरिया, क्रम्पटन है, ये भी बहुत बढ़िया जगह पे क्रम्पटन, देख पा रहे हैं आप लोग क्रम्पटन। उसके बाद आईसीआईसी पुरली, उसके बाद इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट बेहतरीन जगह पे, इंटेलेक्ट में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग इंटेलेक्ट क्यों कर सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। इंटेलेक्ट में थोड़ा सा सावधानी बरत के ट्रेड कीजिएगा। देखिए बेहतरीन स्टॉक कौन कौन सा है, जैसे ईआईएच होटल, ईआईएच होटल बहुत बढ़िया जगह पे है सेल के लिए, क्योंकि ईआईएच होटल अपने कंसोलिडेशन फेज में था, उसका ब्रेकडाउन दिया है तो टारगेट यहाँ तक दे सकता है। पहले से घूम जाए, हम लोग को सोचना है टारगेट दे, 1:2 का टारगेट देगा ही देगा, ये मैं नहीं कर सकता, देना चाहिए ये मैं कर सकता हूँ। और आप लोग को अपने रिस्क पे ही ट्रेड लेना है, मेरे कहने से ट्रेड नहीं लेना है, कृपया इसे ध्यान दें। डिस्क्लेमेशन है मेरा कि मैं ये नॉलेज पर्पज से बोल रहा हूँ, आप लोग इसको यूज कर भी सकते नहीं। मैं फोर्सफुली किसी को यूज करने के लिए या किसी को ट्रेड करने के लिए फोर्सफुली मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जेके पेपर, जेके पेपर लिमिटेड देख पा रहे होंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, यहाँ तक आ चुका है। यहाँ तक अगर रिटेस्ट करता है उसके बाद आता है तो अब बेहतरीन ट्रेड है। देख रहे हैं, यहाँ पॉज लिया फिर नीचे आया है, ब्रेकडाउन करने के बाद पॉज लिया है, नीचे आया है,
तो यहाँ पर टेस्ट करता है तो आप इंट्राडे में इसको ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ जाता है उसके बाद गिरता है तो अच्छा ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए। उसके बाद मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि अभी निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लीजिए। निफ्टी को ट्रेड करना हो तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे नॉलेज पर्पज से, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पर देख पा रहे हैं, आवरली ये टाइम फ्रेम है, इसको जब क्रॉस किया, आप लोग 5 मिनट आगे चेक कीजिए इसको, जब इस एरिया को क्रॉस किया है तभी जाके पूरी तरह गिरावट है। यहाँ तक आकर देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, इस एरिया को क्रॉस किया है, यहाँ से गिरावट आई है, गिरते हुए चला गया है यहाँ से, ये गिरने के बाद देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट थोड़ा सा करेक्ट किया है, फिर नीचे करेक्ट, नीचे करेक्ट, नीचे जा सकता है, कोई मतलब नहीं। हम लोग को ट्रेड 23,850 के ऊपर ही सस्टेन जब तक नहीं करेगा, हम लोग के लिए बाई का ट्रेड कुछ सोचना भी नहीं है। अभी तक सेल ऑन राइज का ही ट्रेड चल रहा है, तो अगर गैप अप खुलता है, यहाँ पर खुले, यहाँ पर खुले, मैं वेट करूँगा गैप अप के बाद। गैप डाउन खुलता है तो पर वेट करूँगा ऊपर थोड़ा सा रिटेस्ट का, क्योंकि जो सेल में लेके गए होंगे वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक तो ऊपर जाए, तो फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। अगर आइडियल खुले तो मैं यहाँ पर एक बार सोच क्या पैटर्न बनता है, उसके बाद ही ट्रेड करने के लिए सोचूंगा। यहाँ पर सोचूंगा, यहाँ पर सोचूंगा और यहाँ पर सोचूंगा। इसके ऊपर अगर निकल गया तो मैं फिर थोड़ा सा बैठ जाऊंगा कि क्या हो रहा है। उसके पहले मैंने सोचना है कब तक, जब तक इस एरिया के नीचे है, 23,730 के नीचे अगर है तो मैं सेल में रहूंगा। अगर 23,700 ऊपर 30 के ऊपर चला गया तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, और 23,825 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया 23,860 के ऊपर तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊंगा इस एरिया तक के लिए। समझ रहे हैं आप लोग। तो निफ्टी में यही अभी सिस्टम चल रहा है। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट किए, जैसे एक सज्जन पुरुष ने बीएससी का कमेंट दिया था कि बीएससी के बारे में कुछ बताए, तो बीएससी के बारे में जस्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्या करना है। बीएससी को कुछ नहीं करना है, अगर आप अगर बैठे हुए हैं तो आप इसमें बैठे रहिए। बीएससी में निकलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसने अभी पिछला स्विंग भी नहीं काटा हुआ है। अब अगर आपको निकलना है, जो भी सज्जन है वो तो बताया नहीं कि बीएससी में हूँ कि नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। 5400 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 5350 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तब आप इसमें निकलने का सोचिएगा। उसके पहले निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ये पिछले स्विंग के सपोर्ट पर भी नहीं है। अगर आप लोग को एंट्री लेना है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इसको पूरा नीचे आएंगे, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा बियरिश है। तो अगर छोटे इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं 5400 के आसपास, या 5400 के नीचे अगर निकल कर सस्टेन कर, सस्टेन मतलब होते हैं 1 घंटे का डेली टाइम फ्रेम क्लोज करे, उसके नीचे घंटे का 1 दिन क्लोज करे, तो आप इसमें से निकल सकते हैं। इतना टाइम चाहिए क्योंकि आप पोजिशन में बैठे हैं। तो ठीक है, तो बीएससी में यही रिकमेंडेशन है। जो भी सज्जन जरूर समझ गया होंगे, बीएससी के बारे में बता दिया हूँ क्या करना है बीएससी में। बीएससी में आपको अगर एंट्री लेना है तो 5,000 के पास एंट्री ले सकते हैं। कैसा बना रहा है कैंडल, क्या बना रहा है, उसके बाद एंट्री लेना है। देखिए जो रेजिस्टेंस है उसको अगर सपोर्ट बना के वहाँ पर आ रहा है तो हम मैं यहाँ पे एंट्री आते के साथ ले लूँ। यहाँ पे और क्या कर रहा है, गिरने का तरीका कैसा है, उसके बाद ही एंट्री होता है। ये नहीं कि यहाँ पे आए हम लोग एंट्री ले चढ़ते, यहाँ आए एंट्री ले चढ़ते, यहाँ नहीं, क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है उसके बाद ऊपर निकाल रहा है तो बेहतरीन जो है चीज़ है। प्राइस एक्शन में आ रहा है तो एलईडी के अनुसार तीसरे में 1 2 3 4 चौथे में आप एंट्री ले सकते हैं, तब बड़ा टाइम फ्रेम का आप लोग को टारगेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि आज है संडे, आप लोग फ्री होंगे, मैं भी फ्री हूँ, तो थोड़ा मैं सोचा कि थोड़ा लंबा वीडियो वाचलिस्ट जो था मेरा वो आप लोग दिखा दूँ। थोड़ा देखा जाए यार, और भी जो हमारे इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी हो गया, तो निफ्टी तो हम लोग निफ्टी की बात की, सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स के बारे में देख पा रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। सेंसेक्स देखिए अपने पिछले स्विंग के पास से ही घुमा हुआ है यहाँ, ये परफेक्ट था यार, ये ब्रेकआउट नहीं किया था, ये यहाँ ब्रेकआउट यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन निफ्टी अपने पिछले स्विंग तक नहीं पहुँचा था। निफ्टी अपने पिछला स्विंग ये था इसका 25,219 तक नहीं पहुँचा था, जबकि सेंसेक्स वहाँ तक पहुँच गया था। सेंसेक्स अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया से गिरा हुआ है। सेंसेक्स थोड़ा परफेक्ट बनाता है निफ्टी से। सेंसेक्स का भी वही पोजीशन है, अपने पिछले स्विंग को काट दिया है, और पिछले स्विंग को काटने के बाद जब तक ये पिछले स्विंग के हाई के ऊपर सस्टेन ना करे, मैं इसमें बाई के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये अब एरिया थोड़ा सा
खत्म। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक बुल फेज में मार्केट नहीं आएगा, इसके ऊपर जाना चाहिए। उसी तरह अगर आप स्विंग सिस्टम समझ रहे होंगे तो आप लोग को इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, इस एरिया के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग इसमें बियर ही रहेंगे। मतलब सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, यहाँ से यहाँ कैसे जाता है उसके अनुसार ही सेल ऑन राइज देख लिया हम लोग। तीसरा निफ्टी बैंक भी अपने पिछले स्विंग को पूरी तरह काट चुका है। ये देख रहे हैं पिछले स्विंग, पिछला स्विंग है इसका, देखिए यहीं से ये सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ से ये नीचे की तरफ रवाना हो चुके हैं बैंक निफ्टी भी। तो बैंक निफ्टी की भी वही पोजीशन है, जब तक इस एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं करें। ये कौन सी 51,788 मैंने 51,800 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेंगे, मैं इसमें बाई के लिए कोई प्लान नहीं करूँगा। केवल सेल ऑन राइज करेंगे। टारगेट 49,600 तक आ सकता है। अगर 49,600 के नीचे ये सस्टेन करने लगा तब तो इसका बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, यहाँ तक भी जा सकता है। 46,372 तक का भी दर्शन आप लोग को करा सकता है, लेकिन टेक्निकल के अनुसार इस तरह कोई मार्केट गिरते हुए सस्टेन नहीं करता है, ब्रेकडाउन नहीं देता है। अगर दे देगा तो दे देगा, ठीक है। ब्रेकडाउन का तरीका यहाँ से अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे इसे कंसोलिडेट करना चाहिए डे टाइम पे, कम से कम 3-4 दिन। उसके बाद नीचे काटे ऊपर जाए, जिधर जाए हम लोग को देखना है। उसके बाद अगला इंडाइसेस है नेक्स्ट 50, ये भी अपने सपोर्ट पे आया हुआ है, जहाँ से ब्रेकआउट किया था गैप फिल कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी ब्रेकआउट किया था, ये पिछला स्विंग है ब्रेकआउट के बाद से। तो मैं बोलता हूँ जब तक पिछले स्विंग को काटे नहीं तब तक थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ, ये थोड़ा मजबूत है जरूर निफ्टी और सेंसेक्स से। तो ये देखिए फिन निफ्टी भी अपने पिछले स्विंग को काट के नीचे आ चुका है, देख रहे हैं, ये इसका पिछला स्विंग है, ये अपने पिछले स्विंग को काट के नीचे की तरफ रवाना हो चुका है। फिन निफ्टी भी, फिन निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट पे जरूर कुछ देर रुका था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे गया। तो मेरा एरिया यही रहेगा, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मैं बाई फेज में आऊँगा ही नहीं। बैंक एक्स पिछले स्विंग को काट के नीचे आ चुका है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। ये यहाँ से इसको देखेगा, ये इसका सारे जो भी पिछले स्विंग है काट के नीचे आ चुके हैं। तो ये जब तक इस एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे हम लोग बाई के लिए प्लान करेंगे नहीं। सारे स्टॉक जो भी हैं पिछले स्विंग को काट चुके हैं, कमजोरी पूरी तरह दिखाई दे रही है। बैंक एक्स आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका सपोर्ट एरिया फाइनल सपोर्ट किया 56,540, इसके नीचे अगर जा रहा है तो इसका टारगेट फिर इसका भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है बैंक एक्स भी। तो जब तक बैंक सपोर्ट एरिया पर नहीं आता है तब तक हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। लाल स्टॉक ट्रेडर्स को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। और ये केवल मैं नॉलेज पर्पज से ही बनाता हूँ, ये मैं कोई ट्रेड एक्सिक्यूट करने के लिए फोर्सफुली मैं किसी को नहीं कहता हूँ। आपको मन है तो कीजिएगा, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। मैं किसी के लिए पैसे नहीं लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।